मोदी जी क्यों घबराते हैं? वो आप जैसे पत्रकारों से जो सवाल पूछते हैं, जो असलियत दिखाते हैं, जो सच जनता तक ले जाते हैं, उनसे क्यों घबराते हैं? उन लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे पूछते हैं आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक पीते हैं क्या? उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे कहते हैं आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मोदी जी उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर उनसे सबसे बड़ा मुद्दा पूछते हैं, आप अपनी पॉकेट में बटुआ रखते हैं क्या? लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया है। मीडिया का काम है, जिसके हाथ में सत्ता है, संसाधन है, पावर है, रिसोर्सेज है, उससे सवाल पूछने का। ये 20 साल असल में विनाश का काल साबित हुए हैं। ये वही बिहार है जहाँ पर सुशासन के नाम पे 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या होती है, जहाँ पर 17 साल में 53,150 निर्मम हत्याएं हुई, जहाँ पे 953 अपराध दिन के होते हैं, 18 बच्चों का रेप हफ्ते में होता है। ये वही बिहार है जहाँ पर चुनाव के दौरान मोकामा में रक्त रंजन होता है, उसी दिन सीवान में एक एएसआई की हत्या होती है। और जब कल मुजफ्फरपुर से ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पहले 6 पत्रकारों को जबरन नजरबंद किया गया, 3 उसमें से भूमिगत हो गए थे और 3 को फिर भी रात 1 बजे से अगली रात 1 बजे तक नजरबंद मजबूरन किया गया, तो ये सवाल जरूर उठता है कि मोदी जी क्यों घबराते हैं? वो आप जैसे पत्रकारों से जो सवाल पूछते हैं, जो असलियत दिखाते हैं, जो सच जनता तक ले जाते हैं, उनसे क्यों घबराते हैं? मोदी जी इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे पूछते हैं आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक पीते हैं क्या? उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे कहते हैं आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मोदी जी उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर उनसे सबसे बड़ा मुद्दा पूछते हैं, आप अपनी पॉकेट में बटुआ रखते हैं क्या? तो उनको आपसे क्यों दिक्कत थी? क्यों आपके साथियों को नजरबंद किया गया? इसीलिए ना कि आप जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, आप सरकार की विफलता दिखा रहे हैं, आप सरकार की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या आशंका थी प्रशासन को कि चीनी मिल के जो मजदूर हैं वो प्रदर्शन करने वाले थे शायद, और आप अगर वो खबर दिखा देते तो कोट अनकोट वातावरण बदल जाता। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया है। मीडिया का काम है, जिसके हाथ में सत्ता है, संसाधन है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, उससे सवाल पूछने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का, उसको जवाबदेह बनाने का। मीडिया का काम है जनता की आवाज को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को साझा करने का, जिससे सत्ता में बैठे हुक्मरान उसका इलाज ढूंढ सके। मीडिया का काम चरण वंदन नहीं है। मीडिया का काम बिल्कुल विपक्ष से सवाल पूछना है, लेकिन मीडिया का उतना ही काम सत्ता को आईना दिखाना और जवाबदेह बनाना भी है। तो मुझे इस बात का दुख है और मैं इस मंच से कांग्रेस के हर नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने अध्यक्ष, अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी सदैव निर्भीक पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी, सदैव निर्भीक पत्रकारिता का समर्थन करेगी। हम आपके सवाल पूछने के अधिकार को और बुलंद करना चाहेंगे और हमारा यह मानना है कि आपके सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आस्था को जीवित रखता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है, वरना चरण वंदन तो बीजेपी के अंधभक्त भी करते हैं। और यह साफ तौर पर कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का है मोदी जी किस बात से डरते हैं, क्या कांड किए घूम रहे हैं वो। सवाल इस बात का है कि क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अब प्रशासन डिसाइड करेगा कि मीडिया कहां पर दिखेगा या कहां पर नहीं दिखेगा, या मीडिया क्या दिखाएगा या क्या नहीं दिखाएगा। बिहार जो तप तर्पण त्याग की भूमि है, लेकिन क्रांति की भी भूमि है। इसी मुजफ्फरपुर के इसी प्रांगण से आजादी के मतवालों को गोली मारी गई, शहीद भगवान लाल जी को। इसी मुजफ्फरपुर में चंपारण से जरूर मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ, लेकिन उसकी रूपरेखा, उसकी योजना इसी मुजफ्फरपुर में तय हुई। यह क्रांति की भूमि है
और क्रांति की भूमि में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का, पत्रकारों को नजरबंद करने का, क्योंकि आप असलियत और सच्चाई दिखा रहे हैं। ये दुष्कर्म, ये दुष्काम, ये पाप सरकार कर रही है, प्रशासन की मिली भगत से कर रही है। नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री है, उनका डर ये दिखाता है। आज मैं आपके समक्ष आई हूं और दो बातें करने के लिए आई हूं। 20 साल से बहुत ढोल पीटा गया सुशासन का, बहुत ढोल पीटा गया डबल इंजन का। 20 साल से घटक दल की सरकार है, 11 साल से तो मोदी जी और नीतीश जी की जुगलबंदी चल रही है। आज मैं आपके समक्ष आई हूं उस 20 साल का थोड़ा सा पर्दाफाश करने के लिए, और कांग्रेस की क्या रूपरेखा है, हमारी क्या योजना है। इसका बैटरी थोड़ी धीमी हो रही है। हमारी क्या योजना है उसको आपके साथ साझा करने के लिए। तो पहले 20 साल की बात करते हैं। बहुत बातें सुनी, सुशासन काल, 20 साल बेमिसाल। ये 20 साल असल में विनाश का काल साबित हुए हैं बिहार के लिए। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कल अपना घोषणा पत्र लागू किया और इनकी कलई तब खुल गई जब घोषणा पत्र 6 सेकंड के अंदर प्रेस वार्ता खत्म हो गई। इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता, जहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश जी सब आए, हाथ बांध करके ऊपर किया गया। 6 सेकंड में प्रेस वार्ता खत्म और घेर कर मुख्यमंत्री को ले जाया गया। क्यों 6 सेकंड में प्रेस वार्ता खत्म की गई? कि कोई सवाल ना पूछ लिए जाए, कोई जवाब ना मांगा जाए, कोई जवाबदेही ना तय हो। जनता जो हिसाब मांगना चाहती है, कहीं उस पर कुछ बात ना होने लगे। और 20 साल बाद घोषणा पत्र क्या होता है? 20 साल बाद तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आना है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नीलबटा सन्नाटा है, रिपोर्ट कार्ड फेलियर से भरा हुआ है, तो कैसे लाएंगे भला? क्या है रिपोर्ट कार्ड बिहार का? बिहार जो कभी ज्ञान की, अध्यात्म, तप, तर्पण, त्याग की भूमि होता था, उस बिहार में अराजकता, अपराध बेधड़क है। जिस बिहार में लोग दूर दूर से ज्ञान अर्जन के लिए आते थे, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा आंकड़ा देकर हर क्षेत्र पे बात जरूर करना चाहती हूं। ये वही बिहार है जहां पर सुशासन के नाम पे 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या होती है, जहां पर 17 साल में 53,150 निर्मम हत्याएं हुई हैं, जहां पे 953 अपराध दिन के होते हैं, 18 बच्चों का रेप हफ्ते में होता है। ये वही बिहार है जहां पर चुनाव के दौरान मोकामा में रक्त रंजन होता है, उसी दिन सिवान में एक एएसआई की हत्या होती है। ये वही बिहार है जहां पे सुशासन के नाम पर पॉकेट में तमंचा और पिस्टल रखकर सीसीटीवी पर लोग बेधड़क अस्पताल में घुसते हैं, गोलियां मारकर हत्या करके चले जाते हैं। राजधानी में अस्पताल के अंदर घुसते हैं, मैनेजर की हत्या करके निकल जाते हैं। ये रक्त रंजन बिहार को बनाने का काम नीतीश और नरेंद्र मोदी ने मिली भगत करके किया है। ये वही बिहार है जो ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहां पर 16,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, 73,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है। कैसे बढ़ेगा बिहार का बच्चा आगे? कैसे कंपीट करेगा वो? जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक होता है, एक के बाद एक पेपर लीक बिहार में होता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। हमारे यहां माँ बाप रात की एक रोटी कम खाते हैं कि बाबू पढ़कर कुछ बन जाए, लेकिन जब नौकरी का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। जब लोग अपने हक की मांग करते हैं युवा, तो उन पर ठिठुरती हुई ठंड में बिहार की सरकार लाठियां बरसवाती है, पानी की बौछारें चढ़वाती है। ये वही बिहार है जहां पर स्वास्थ्य के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। 57% अस्पतालों की कमी, और जो अस्पताल सरकारी खड़े हैं वो जर्जर है। ये अलग बात है कि दरभंगा का एम्स लोग अभी भी दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं। ये वही बिहार है जहां पर नीति आयोग, जो जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री महोदय हैं, उस नीति आयोग का कहना है बिहार देश के सारे राज्यों में सबसे गरीब राज्य है। उसी नीति आयोग का कहना है कि बिहार में औसत व्यक्ति की आय देश में सबसे नीचे स्तर पर है।
उसी नीति आयोग का कहना है कि बिहार में औसत व्यक्ति की आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3 है। कैसे ऐसा हो गया? यह बिहार जो चीनी की कटोरी जाना जाता था, जो पूरे देश में 27% चीनी का कंट्रीब्यूशन करता था, अब मात्र 2% कर रहा है। कब आएंगे प्रधानमंत्री जी यहां की बनी चीनी से चाय पीने? यही कहा था ना पिछले चुनाव में। इस बिहार को बड़ी बड़ी बातें करके 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात थी। कहां है वो पैकेज? 70,000 करोड़ तो बिहार में ऐसे खर्चा हो गए जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी कह रहा है। 70,000 करोड़ रुपए कहां गए ये किसी को पता नहीं है। असलियत यह है कि निवेश के नाम पर गृह मंत्री अमित शाह के कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? हमारे बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है और उसी बिहार में आप 1000 एकड़ की जमीन 1 रुपए पर, मात्र 1 रुपए पर मोदी मित्र अडानी को देते हैं। 10 लाख से ज्यादा आम के पेड़ कटवाते हैं। किस मुंह से आप 20 साल की बात करते हैं? क्या 20 साल में पलायन थम गया? 3 करोड़ 45 लाख लोग आज भी बिहार के रजिस्टर्ड मजदूर हैं। जब दिवाली आती है, होली आती है, महापर्व छठ का आता है, तो जो ट्रेनें बिहार के लिए आती हैं उसमें गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरी की तरह हमारे लड़के, हमारे बच्चे भरकर आते हैं। यह बिहार का आपने हाल करके रखा है 20 सालों में। असलियत यह है कि बड़ी बड़ी बात करने के बजाय बिहार की अगर असलियत की बात करिए तो ना निवेश हो रहा है बिहार में, ना नौकरियां बन रही हैं। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, बच्चों के भविष्य पर संकट है, अपराध का लगातार चल रहा है, लेकिन रेट कार्ड बड़ा है। बिहार में बीए का रेट कार्ड है 70,000 से 1 लाख, नर्सिंग का 3.5 से 4 लाख, पैरामेडिकल का 25,000, टेक्नीशियन का 30,000, बी फार्मा का 3.5 लाख, बीएड का 1.5 से 2 लाख, और तो और पेपर लीक का भी रेट कार्ड है। कौन जवाब देगा इन बातों का? कौन जवाब देगा जो अनिश्चितता बच्चों के भविष्य पर बनी हुई है? एक से एक पेपर लीक होते हैं। नीट पीजी परीक्षाओं का रेट लिस्ट 70 से 80 लाख, नीट यूजी का रेट लिस्ट 30 से 40 लाख, बैंक पीओ 20 लाख में, एसएससी 20 लाख में, पुलिस एसआई 25 लाख में, पुलिस सिपाही 15 लाख में, पटवारी 15 लाख में, टेट और रीट भी 10-10 लाख में। कहां से लाएगा गरीब आदमी? कहां से लाएगा गरीब बनाई अपने बच्चे को पढ़ाना, उसको नौकरी दिलवाना, अपना पेट काट कर? यह भी करके देख लिया। जब बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर इम्तिहान देते हैं, तो आपके पेपर माफिया उन पेपरों को लीक करते हैं। और इसलिए जरूरी है कि बिहार में क्या होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन असलियत यह है कि बिहार में एक नई सोच, एक नए स्वरूप, एक नई योजना की जरूरत है। बिहार में जरूरत एक ऐसी सरकार की है जो लोगों का दुख, लोगों का दर्द, लोगों की पीड़ा समझे, जो बिहार को झांसा ना दे, जो डबल इंजन की फर्जी बातें ना करे, जो बात करे बिहार में रोजगार बनाने की, बिहार में निवेश की, महिलाओं के सशक्तिकरण की। और इससे पहले कि मैं कांग्रेस और महागठबंधन की योजनाओं का उल्लेख करूं, मैं आपके सामने कुछ बातें, कुछ चीजें रखना चाहती हूं। जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया तो एकदम से नीतीश जी और मोदी जी को नई नई योजनाएं आने लगी। 6 तारीख को चुनाव है, 17 को, 24 को, 31 को और अब 7 को महिलाओं के खाते में आप किस्त भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार की महिला इतनी मूर्ख है? बिहार की महिला सब समझती है। वो जानती है आप उसके वोट को खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं, वो ये पैसा भी रखेगी और आपको वोट भी नहीं देगी। तमाम प्रबुद्ध पत्रकार आपके जैसे जहां कैमरा लेकर जा रहे हैं, वहां पर महिलाएं खुलकर स्वच्छंद रूप से बोल रही हैं। अगर यही करना था तो 20 साल में क्यों नहीं किया? चुनाव के 1 महीने पहले ये जुमला क्यों कर रहे हैं? 10,000 में कौन सा रोजगार बनता है? क्या ये महिलाएं ये नहीं समझती कि मध्य प्रदेश में आप लाडली बहिना का 1,500 3,000 करने वाले थे, आपने नहीं किया?
क्या ये महिलाएं ये नहीं समझती कि आपने दिल्ली में वादा किया था महिलाओं को पैसे देने का, आपने नहीं दिया? क्या ये महिलाएं नहीं समझती कि महाराष्ट्र की लाडकी बहना का पैसा बढ़ाना तो दूर, आपने 25 लाख महिलाओं को उस योजना के बाहर कर दिया? ये महिलाएं सब समझती हैं। इसीलिए मैंने कहा बिहार क्रांति और ज्ञान की भूमि है, ये आपको सबक सिखाएगा। आपने बिहार को मूर्ख बनाने का, बिहार को छलने का और बिहार को रिश्वत देने का जो दुस्साहस और जो पाप किया है, उसका हिसाब बिहार आपसे लेगा। और अब मैं आपसे साझा करना चाहती हूं महागठबंधन की क्या योजनाएं हैं और उसके पीछे क्या सोच है। हमारी बड़ी योजना है कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दें। और क्यों हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट नौकरी आज है, कल रहे ना रहे इसका नहीं पता है। क्या सरकार दे सकती है सरकारी नौकरी? बिल्कुल दे सकती है। लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हैं? और असलियत यह है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, आदिवासियों के साथ यह सबसे बड़ा उपहास है अगर सरकारी पद खाली पड़े हैं, क्योंकि यह सरकार रिजर्वेशन के खिलाफ है। यह दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारती है जब यह पद खाली रखती है। इसलिए हमारा मानना है कि बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी बिल्कुल दी जा सकती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।